दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर की क्लास करते हैं 10 बजे। आज से पिछली क्लास से मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 दिन के करंट अफेयर मिला के किया करूं। थोड़ा सा मेरा समय व्यस्त रहता है, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और काम होता है, तो इसलिए मैं 2 दिन के बाद आपके साथ दोनों दिन का, जैसे आज मैं करंट अफेयर लेके आया हूँ 6 तारीख का और 7 तारीख का, 6 जून और 7 जून का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू कर देते हैं आज की अपनी क्लास। आपके सामने अपना पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके सामने है, जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, हाल में ही किस राज्य के द्वारा बी स्माइल की शुरुआत की गई है, यानी कि एक पहल है जिसका नाम है बी स्माइल। तो बी स्माइल पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन डी केरल के द्वारा। जरा बताइए हाल में ही किस राज्य के द्वारा बी स्माइल पहल की शुरुआत की गई है। तो जरा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, इसमें बी का मतलब है बेंगलुरु, तो इसका मतलब ये पहल बेंगलुरु से है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो है क्या, बेंगलुरु के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए बेंगलुरु की सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसे मैं और आप बी स्माइल पहल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु को भारत का क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के साथ साथ इसे इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर आईटी कंपनियां आपको इधर ही देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए, 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कुचिपुड़ी यहां का बड़ा फेमस डांस है, यह बात याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है, ये आपको याद रखना। यहां पे केरल के बारे में बात करूं तो यहां पर अष्टमुडी आपको पता होना चाहिए, एक लेक है बड़ी फेमस, साथ ही यहां पर साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा यहां पर। इसके अलावा अमनगढ़ नेशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, अमनगढ़ नेशनल पार्क भी यहीं पर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय डांस है उसका नाम है कथक, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां रसिया, ढोला, ऐसे बहुत सारे डांस आपको और गायन देखने को मिल जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा इसके बारे में। तो बी स्माइल पहल की शुरुआत हाल में ही किसके द्वारा की गई है? तो बी स्माइल पहल इनिशिएटिव टेकन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा क्या है, यहां पर दे रखा है, कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलुरु के शहरी विकास के लिए बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन किया गया है। तो बेंगलुरु स्माइल इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया है, जिससे कि बेंगलुरु के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बिल्ड किया जा सके, पार्किंग की सुविधा व्यवस्थित रूप से की जा सके, ट्रैफिक को प्रॉपर मैनेज किया जा सके, पानी को प्रॉपर मैनेज किया जा सके, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस नदी पर उकाई बांध परियोजना देखने को मिलेगी? आपसे अभी ये न्यूज में है नदी। अब उकाई बांध परियोजना बहुत पहले की है, तो मैंने इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया है इस नदी की वजह से कि आपको किस नदी पर उकाई बांध परियोजना देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए नर्मदा रिवर पर, ऑप्शन बी ताप्ती या तापी रिवर पर, ऑप्शन सी कावेरी रिवर पर, ऑप्शन डी गोमती रिवर पर। जरा बता दीजिए आपको किस राज्य पर उकाई बांध परियोजना देखने को मिलेगी, कहां पर उकाई बांध आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो उकाई परियोजना आपको ताप्ती रिवर पर देखने को मिलेगी, कहां पर? गुजरात में। अब हम यहीं पर इस सारी की सारी जो हमारी रिवर्स दे रखी हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करेंगे, मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे हर रिवर के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये रिवर निकलती है आपकी अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती हुई ये अपना पानी कहां पे गिराती है? तो आंसर है अरब सागर में अपना पानी गिराती है। याद रखिएगा अरब सागर में ये अपना पानी गिराने का काम करती है। अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है, सोन नदी, आपको याद रखना है। देखिए मैं यहां पर एक चीज समझाता हूं आपको। मान के चलिए ये अमरकंटक है, तो नर्मदा जाती है इधर और सोन नदी जाती है इधर। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्लेस है जहां से 2 नदियां निकलती है, एक नदी आपका इधर जाती है और एक नदी आपकी इधर जाती है, यानी कि एक नदी आपकी वेस्ट में जाती है और एक नदी आपकी ईस्ट में जाती है। तो वो प्लेस क्या था? तो आंसर है वो प्लेस है अमरकंटक। यहां से एक रिवर निकलती है जो सोन, आपको याद रखना है, यहां से निकलती है, वो निकलती है नर्मदा। नर्मदा नदी के पास, जबलपुर के पास एक बड़ा फेमस क्या है? आंसर है एक बड़ा फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल, ये भी याद रखिएगा यहां पे, ठीक है। ताप्ती की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के ही बैतूल जिले के मुल्ताई नामक प्लेस से
सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी रिफ्ट घाटी में बहती हुई अपना पानी अरब सागर में गिराती है। कावेरी आपको याद रखना ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से निकलती है कर्नाटक से और ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और गोमती रिवर आपको याद रखना है फुल्लर रिवर से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख रिवर है और ये इसी रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो उकाई डैम परियोजना किस पर है? ताप्ती रिवर पर आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा देख लीजिए जरा। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकारों ने 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से शुरू किया है। यानी कि ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को शुरू किया गया है जिससे कि ताप्ती नदी का पानी उन रीजन में पहुंचाया जा सके जहां पर सूखा है, जहां पर पानी की कमी है, उन रीजन में ताप्ती नदी का पानी पहुंचाने के लिए इसकी परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। एक बार देख लीजिए आप लोग जरा। तो आंसर है ये रिफ्ट वैली में बहती है, बता चुका हूं मैं। उकाई बांध गुजरात पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हथगांव बांध इस पर महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो हथगांव और उकाई डैम बोथ आर सिचुएटेड ऑन द ताप्ती रिवर। और ताप्ती रिवर कहां से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा भी रिफ्ट वैली में बहती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए ये अब थोड़ी छोटी सुर्खियां हैं, छोटी छोटी न्यूज है जिनके ऊपर मैं एमसीक्यू नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट लेके आ जाता हूं। डोंगरिया कौंध जनजाति क्या है? इंपॉर्टेंट। डोंगरिया कौंध जनजाति कहां की है? पहले याद रखिए, उड़ीसा की है। राज्य की एक विशिष्ट पारंपरिक जनजाति है जो मुख्यतः नीमगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। तो नीमगिरी पहाड़ियां उड़ीसा में है, यहां पर डोंगरिया कौंध ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों के द्वारा नीमगिरी पहाड़ियों में होने वाली माइनिंग को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया है। खनन को लेकर उन्होंने विरोध किया। इनका कहना है कि खनन की वजह से इनकी सभ्यता, इनकी चीजों को नुकसान होगा, इसी वजह से ये जनजाति न्यूज में आई है। डोंगरिया कौंध जनजाति कहां पर है? सिचुएटेड इन द उड़ीसा। आगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जंगली केले की एक नई प्रजाति मिली है। ध्यान से सुनिएगा, मूसा इंडाडिनोमिसिस। मूसा इंडाडिनोमिस क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही खबरों में रहा मूसा इंडाडिनोमिस क्या है? तो याद रखिएगा, केले की एक नई प्रजाति जिसे हाल में ही अंडमान निकोबार में खोजा गया है। ठीक है, केले की एक नई प्रजाति जिसे अंडमान में खोजा गया। यह दुनिया की सबसे लंबा केला का पेड़ है, याद रखिएगा, 3.5 मीटर से भी ऊंचा है, याद रखना है। क्या मैंने बोला? तो यहां देख लीजिए, मूसा इंडाडिनोमिस। ठीक है, ये बात याद रखिए, हाल में इसको खोजा गया है। कहां पर? अंडमान निकोबार में। डोंगरिया कौन मैंने बता दी और ये भी बता दी। अगले पे आइए, अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में एक फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है? हाल में ही एक फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाने की बात की गई है। और आपको पूछा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मैंने कवर किया था, मैंने इसकी थीम भी बताई थी। अगर किसी बच्चे को थीम याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसकी कमेंट करिएगा थीम। और इस साल इस देश को कौन होस्ट कर रहा है? तो इसको साउथ कोरिया होस्ट कर रहा है। भारत ने कब होस्ट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को? 2008 में, 18 में वो किया था। और उस साल क्या रखी गई थी थीम? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस बार की थीम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो धनुषकोडी अगर पता है तो आप आंसर दे दोगे। तो हाल में ही कहां पर एक नई फ्लेमिंगो अभयारण्य बनाने की बात की गई है? तो आंसर है तमिलनाडु में। फ्लेमिंगो वर्ल्ड सेंचुरी बनाने की बात की गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहां पे तमिलनाडु अगर इस तरह से आप बनाते हो तो ये इंडिया का स्टेट है तमिलनाडु, जहां पर यहां आपको इलायची पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? इलायची पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये बात याद रखिएगा तमिलनाडु के बारे में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो धनुषकोडी में हाल में ही फ्लेमिंगो अभयारण्य बनाने की बात की गई है। किसकी सरकार ने? कर्नाटक। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित करने की बात की गई है। याद रखना है, मैं बता चुका हूं। अब यहां पर एक छोटी सी पहल है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 या अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें मीथेन से संबंधित डाटा को दिखाया जाता है, आंकड़ों को दर्शाया जाता है। साथ ही मीथेन किस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, साथ ही मीथेन किस तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए वो कर रहा है, ये सारी चीजों को इसमें बताया जाता है। याद रखना है इसके बारे में। तो मैंने क्या बताया आपको? रिपोर्ट का नाम क्या बताया? जल्दी बताइए। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा? तो आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4।
एंड बिस्टेस्ट इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? यानी कि एक रिपोर्ट है, क्या है? इन्वेस्टेज इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है? ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा इन्वेस्टेज इंडिया 2025 पहल की शुरुआत की गई है? जरा ध्यान से देखिए, पर्यावरण सांख्यिकी, तो आंसर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दिमाग में रखिएगा। अब है क्या ये, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान भी लेते हैं। देखिए, स्टेटस इंडिया 2025 भारत के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको ये 8वीं रिपोर्ट है और प्रॉपर डेटा देने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, याद रख लीजिएगा। अब यहां पे आइए, छोटी छोटी आपके पास न्यूज हैं, ठीक है, छोटी छोटी सुर्खियों वाली न्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना, इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना किस स्टेट की है? तो हाल में ही मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, अब आपको पता होना चाहिए ए रेवंत रेड्डी कहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ये मुख्यमंत्री हैं कहां के? तेलंगाना के। इनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई है और किस लिए? ताकि आदिवासी क्षेत्रों में एनर्जी की जरूरतों को पूरा किया जा सके, ट्राइबल एरियाज में एनर्जी की जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसीलिए इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य आदिवासी किसानों को 100% सब्सिडी पर सोलर एनर्जी की इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। सोलर एनर्जी की 100% इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है ट्राइबल एरिया में। दैट इज वाई द तेलंगाना गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना, याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा भारत में ट्रैकोमा उल्मूनल एक बीमारी है जो मेनली आंखों में होती है। इस डिजीज का नाम है ट्रैकोमा। तो भारत को अब ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया है। WHO ने भारत में ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। तो दो लिख लेते हैं जरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जेनेवा की 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल में यह निर्णय लिया और भारत को ट्रैकोमा फ्री हमेशा के लिए घोषित कर दिया। अब ट्रैकोमा किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ट्रैकोमा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक आई रोग है, आंख का रोग है जो पलकों पर होता है। तो हाल में ही भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया है। मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा, ट्रैकोमा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है इससे? तो आंसर है आंख इससे इफेक्ट होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे, एक और टॉपिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को बनाए हैं। बनाए मतलब उद्घाटन किया। बनाएंगे क्यों? प्राइम मिनिस्टर हैं तो बनाएंगे क्यों? उद्घाटन करेंगे। तो हाल में ही दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। कहां पर? तो आंसर है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 359 मीटर की ऊंचाई है, जो कि फ्रांस के एफेल टावर से भी ऊंचा है। एफेल टावर से भी काफी ज्यादा ऊंचा है। कितने मीटर? 35 मीटर ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है। साथ ही हाथ में ही इस पर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई गई थी। तो ये बात याद रखिएगा। कौन सी रिवर पर? चेनाब रिवर पर। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन भी बताएंगे, चेनाब रिवर किस स्थान से निकलती है ये आप बताएंगे, और ये सिंधु नदी में किस स्थान पर मिलती है ये भी आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से खींचन तथा मेनार वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? अब ये दो वेटलैंड हैं। वेटलैंड क्या होता है? ऐसा कोई क्षेत्र जो साल भर पानी से भरा रहता है और वहां बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज देखने को मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको वेटलैंड बोलते हैं। तो खींचन और मैनार किस राज्य की हैं आपको बताना है इसके बारे में। खींचन और मैनार वेटलैंड। देखिए, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हाल में ही आपको याद रखना है खींचन और मैनार वेटलैंड किस राज्य में है। अब भारत में वेटलैंड की संख्या 91 हो चुकी है। तो एक एक करके समझेंगे बहुत कुछ। इसका आंसर मैं बता देता हूं, खींचन एंड मैनार दोनों के दोनों आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान के एक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात अच्छे से याद रखिए खींचन और मैनार के बारे में। वेटलैंड और भारत में अब वेटलैंड कितने हो गए? 91। देखिए जरा क्या है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के खींचन और मैनार को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है। रामसर मतलब वेटलैंड डिक्लेयर किया है। रामसर क्या है अभी बात करेंगे। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 91 हो गई है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। हमारे पास कितने हैं? देयर आर 91 रामसर साइट्स और एशिया में सबसे ज्यादा है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखिए यहां पे। अब देखिए रामसर होता क्या है पहले समझिए। रामसर एक कन्वेंशन है, ठीक है। रामसर एक कन्वेंशन है जो 1971 में हुई थी ईरान के शहर रामसर में। किस लिए?
वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली वेटलैंड क्या होता है? कोई नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, पोखर हो सकती है, जो पानी से साल भर भरा रहे और वहां पर कुछ खास टाइप की स्पीसीज देखने को मिले, ऐसे प्लेस को रामसर बोलते हैं। तो इन्हीं रामसर साइट को कन्वेंट करने के लिए 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुई, जिसे मैं और आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वेस्टलैंड क्षेत्रों का संरक्षण करना है। इस संधि का मेन प्रोविजन क्या है? तो आंसर है वेटलैंड को कंजर्व करना, जिससे कि उस रीजन में होने वाली फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज को अच्छे से सुरक्षा दी जा सके, इसीलिए ये किया जाता है। सदस्य देश अपने वेटलैंड क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित करते हैं और उसके पास रिपोर्ट भेज देते हैं। इसी वजह से उन प्लेसेस को क्या बोला जाता है? रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत में 91 है और एशिया में सबसे ज्यादा है। और हाल में ही मेरन और खीचन नाम के दो राजस्थान के साइट्स को शामिल किया गया है। अब देखिए भारत और रामसर संधि। भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया? 1 फरवरी 1982 को इसको स्वीकार किया। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का है, और चिल्का झील उड़ीसा, दोनों को 1981 में डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है, जो 2019 में डिक्लेयर किया गया था। सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, जो 20 हेक्टेयर का है, 2005 में डिक्लेयर किया गया। और सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। तो ये थी आज की क्लास। आपको ऐसा आशा करता हूं कि ये करंट अफेयर पसंद आते होंगे। पसंद आ रहे हैं तो आप पढ़ रहे होंगे और उनके नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में आनंद आएगा और बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओगे। तो ये थी आज की क्लास। जैसी भी क्लास लगती है और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे वो आंसर जरूर दीजिएगा अगर आप क्लास देखते हैं। देखिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और आप इस पार्टिसिपेशन को जब बना के रखेंगे ना, तो आपको भी फायदा होगा सबसे ज्यादा। तो ये थी आज की क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है, चीजें समझ में आती हैं, तो आप इसको शेयर करिए दूसरों के साथ, जिससे कि उनको भी फायदा हो और मन लगा के अपना पढ़ाई करने का काम करिए। तो मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी क्लास में। तब तक आप मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मिलेंगे ऐसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।